मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज बात हो रही है 9वां घर। कुंडली के 12 घरों में से 9वां जो घर है उसका मालिक सूर्य और बृहस्पति, इनके 2 मालिक। और इसमें आपको ज्ञान होगा धर्म का, सौभाग्य का, चरित्र का, लंबी दूरी की यात्राओं का, श्रद्धा, भक्ति, अध्यात्म, बहुत सी ऐसी बातें जिसमें उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, गुरु, पिता, ये सारी जानकारी इस 9वें घर से पढ़ी जाएगी। लेकिन पढ़ी कब जाएगी? जब आपकी कुंडली हमारे पास होगी या जो पढ़ रहा है उसके पास होगी। तो कुंडली आपके पास होना आवश्यक है। कुंडली बनवाइए, अवश्य बनवाइए। ये जीवन का एक जरूरी प्रमाण है। जिस तरह आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, उसी तरह ये भी प्रमाण है कि आपकी कुंडली आपके पास है। उस कुंडली से आपको ज्ञान होगा कि आपका आने वाला समय कैसा है, उसमें आप क्या जानना चाहते हैं और आपके भविष्य की जो भविष्यवाणियां हैं वो उसमें छुपी हैं। कुंडली अवश्य बनवाइए। हमसे बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, उसे आप करें, बात करें, व्हाट्सएप करें, जैसे भी हमसे संपर्क हो करें। हम आपको आपके विषय में वो सब बताएंगे जिसका आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन वो ज्ञान हमें कुंडली से मिलेगा और कुंडली बनेगी आपकी जन्म तिथि से। इसलिए आप हमसे जन्म तिथि, स्थान और समय के साथ संपर्क करें। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी में हम धीरे धीरे कुंडली के गूढ़ रहस्यों की गुत्थी सुलझाते जा रहे हैं और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम कुंडली के भावों के 9वें पायदान पर हैं। कुंडली का 9वां भाव ज्योतिष के हिसाब से शुभ भाव है और यह जातक के भाग्य से जुड़ा होता है। अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि यदि 9वां भाव सबके लिए शुभ होता है तो दुनिया में अभागे लोगों की भरमार क्यों है, जो तरह तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। खैर, सवालों का यह सिलसिला हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कुंडली का 9वां भाव आपके लिए कैसे भाग्यशाली हो सकता है, तो अपने भाग्य के बंद ताले की चाबी यानी फ्यूचर सेल्फी बनवाइए। फ्यूचर सेल्फी बनवाने का तरीका तो आपको पता चल ही गया होगा। तो फ़ोन उठाइए और जल्दी से आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। फ्यूचर सेल्फी की टीम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, यदि पहली बार में आपका संपर्क ना हो पाए तो अधीर ना हो। फ्यूचर सेल्फी के पास आपकी मिस कॉल पहुँच गई है और वह आपसे तत्काल संपर्क करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव की, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को कुंडली के 9वें भाव के बारे में बताइए। ओम
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, कुंडली का जो नवम स्थान जो होता है, इसको धर्म स्थान कहा जाता है, भाग्य स्थान भी इसको कहा जाता है। यानी कि धर्म से संबंधित आपकी जानकारी 9वें स्थान से पता चलती है कि आपका धर्म के प्रति कितना झुकाव होगा। वैसे ही आपके भाग्य के बारे में भी 9वें स्थान से विचार किया जाता है। अभी तक जो विचार हुआ आपका तन, धन, सहज, सुहृत, शत्रु, कलत्र, मित्र, धर्म, यानी कि अब हम भाग्य के बारे में विचार करते हैं। जो 9वां स्थान है, यहाँ के मालिक बृहस्पति होते हैं, यानी कि 9वें स्थान के जो स्वामी हैं, या हम यहाँ के भावेश कहेंगे तो बृहस्पति भावेश हैं 9वें स्थान के। और यहाँ के जो कारक ग्रह हैं, यहाँ के कारक ग्रह चंद्रमा और शनि हैं। यानी चंद्रमा का भी संबंध है 9वें स्थान से, शनि का संबंध भी है 9वें स्थान से, और बृहस्पति का तो संबंध है ही। अब आपके बारे में जब हम विचार करते हैं 9वें भाव से, तो आपका भाग्य कैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए भाग्य स्थान भाग्य के लिए अच्छा फल देगा, क्योंकि 9वें स्थान में आपकी कुंडली में कौन सी राशि है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि हर किसी के 9 ही अंक लिखा होगा 9वें स्थान में। हो सकता है आपकी वृष लगन हो, या मिथुन लगन भी हो सकती है, या सिंह लगन भी हो सकती है। अगर आपकी सिंह लगन होगी तो फिर निश्चित रूप से यहाँ पे अंक आपका अलग होगा। तो यहाँ पे अगर आपके 9 अंक है, भाग्य बहुत अच्छा है आपका। 12 अंक है तो भाग्य बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पे 5 अंक लिखा हुआ है 9 पे, तो यहाँ के मालिक सूर्य हो गए। यानी कि यहाँ के जो भावेश हैं वो सूर्य होंगे। और सूर्य क्या देते हैं? सूर्य शौर्य, यानी सूर्य आपको तेज देंगे, यश प्रदान करेंगे। सामने वाले व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो आपकी बातों में इतनी गरिमा होगी, इतना वजन होगा, सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। और भाग्य भी कई बारी मौके देता है, हम वो मौका चूक जाते हैं तो कई बारी उसका लाभ हम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए कुंडली का बनवाना ज़रूरी होता है। कुंडली हमें ये बताएगी कि किस वर्ष में आपको रिस्क लेना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको, या कोई मकान खरीदना है आपको, या कोई कारोबार शुरू करना है, तो आपके 9वें भाव से देख करके हम बताएंगे किस वर्ष में ये कार्य आपको आरंभ करना चाहिए। उसके अनुसार अगर आप कार्य करते हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आप विपरीत चले गए, पता चला कि आपकी जन्म कुंडली में घात चक्र के अनुसार जेठ का महीना हानिकारक है, जेठ के महीने में आपको कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। घात चक्र के अनुसार आप उसमें कार्य शुरू कर रहे हैं, असफलता मिलेगी। उसमें फिर आप अपने आप को भी दोष दोगे, और जो आपका साथ में कार्य कर रहा है उसको भी दोष दोगे आप। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है, और जन्म कुंडली का सही होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, 9वें स्थान के बारे में हम आपके पूरा विचार करके बताएंगे कि आपको कौन सा काम सूट करेगा, कौन सा कार्य आपको आरंभ करना चाहिए, किस दिशा में आपको कार्य आरंभ करना चाहिए, या आप जो कार्य कर रहे हैं, आपका ऑफिस है या आपका कारखाना है, आपकी फैक्ट्री है, उसका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके जब बताई जाएंगी, निश्चित रूप से आपको कामयाबी प्राप्त होगी। पंडित जी, यह भाव गुप्त धन और संपत्ति से भी जुड़ा है, तो यदि पहले तो यह बताइए कि गुप्त धन क्या होता है, और दूसरा यह है कि अगर किसी को गुप्त धन या संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो क्या उसके 9वें भाव के अध्ययन से यह पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, गुप्त धन का मतलब हो गया आकस्मिक धन का प्राप्त होना। पहले तो क्या होता था, मकान खोदे जाते थे, ज़मीन खोदी जाती थी, तो ये होता था कि नीचे से धन निकल करके आ गया, लेकिन ऐसी संभावनाएं अब नहीं हुआ करती हैं। तो अब क्या है कि आपको आकस्मिक धन मिलना, यानी कि अचानक कोई ऐसा संबंध जुड़ जाना जिससे कि आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और वो कब होता है, जब 9वें स्थान के मालिक आपके अनुकूल हैं, या 9वें स्थान के मालिक की महादशा आरंभ हो गई। अभी तक समस्याएं चल रही थी,
और एकाएक आपके नवम स्थान के मालिक की महादशा आरंभ हो गई है, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि धन पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, ऐसा कोई संबंध आपका जुड़ जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा जिससे आपका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। और जब काम बढ़ेगा तो धन अपने आप आने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं आकस्मिक धन का प्राप्त होना, गुप्त धन का प्राप्त होना। पंडित जी, हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, नियम से मंदिर जाते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जाते और घर में भी दिया बाती नहीं करते। तो क्या हमारी कुंडली का नवम भाव ही हमारी धार्मिक रुझान को निर्धारित करता है? जी हाँ, नवम स्थान से धर्म के बारे में देखा जाता है कि धर्म के प्रति आपका कितना झुकाव है, धर्म की ओर आप कितना बढ़ सकते हैं, ये नवम स्थान के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि नवम स्थान में आपके अंक 12 है, तो 12 अंक का मतलब हो गया यहाँ के जो मालिक हैं बृहस्पति हैं, मीन राशि हो गई नववें स्थान में। तो जब नववें स्थान की राशि मीन है, यहाँ के मालिक बृहस्पति हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, आपको अचानक धन प्रदान करेंगे, अचानक कोई न कोई ऐसा संबंध बना देंगे जिससे आपका कार्य आगे की ओर बढ़ने लगेगा। वैसे ही आपके धर्म के प्रति रुचि पैदा कर देंगे। आप बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन बृहस्पति की महादशा आरंभ होते ही आपके अंदर जिज्ञासा होने लगेगी, मैं जो है ना अब इस चीज़ का पाठ करना शुरू करूँगा, मैं प्रतिदिन मंदिर में जाना शुरू करूँगा। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं, उनके माता पिता को कभी मंदिर में नहीं देखा, लेकिन उनके बच्चे नियमित सुबह और शाम दोनों टाइम जो है मंदिर में आ रहे हैं। यानी कि नवम स्थान से उस चीज़ का संबंध है। नवम स्थान के मालिक अगर राहु हैं, नवम स्थान के मालिक अगर बुध हैं, तो फिर ये रुचि कम करते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बुध नवम स्थान में बैठे हैं और साथ में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, सूर्य और बुध दोनों की युति हो जाना एक बहुत अच्छे संकेत करता है। तो ऐसे व्यक्ति साधक बन जाते हैं, फिर साधना करने लग जाते हैं, किसी भी मंत्र को लेकर के उस मंत्र को जागृत करने लग जाते हैं। और मंत्रों का जागृत होना क्या होता है कि वाक सिद्धिर्भवति, वाणी सिद्ध होने लग जाती है व्यक्ति की। जब किसी मंत्र पे विश्वास करके और सुबह शाम उस मंत्र का जाप करने लग जाता है व्यक्ति, तो किसी के लिए कुछ कहा गया वो सिद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से सटीक व्यक्ति के ऊपर चला जाता है। इसीलिए जो ना बृहस्पति का संबंध और नवम स्थान का संबंध, सूर्य और बुध अगर नवम स्थान में एक साथ हैं तो भी व्यक्ति धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा झुकाव लेता है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, नवम स्थान से विदेश की यात्राएं भी विचार की जाती हैं। आपकी विदेश की यात्राएं कितनी होंगी, कब कब आपको विदेश की यात्रा करनी चाहिए, कब कब विदेशों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आर्थिक धन आपको कैसे कैसे मिल सकता है, वो नवम स्थान से पता चलता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जब आप फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे, कुंडली बनवाएंगे, उसमें क्या होगा, फिर नवम स्थान की स्थिति क्या है, नवम स्थान में कौन सी राशि है आपकी, नवम स्थान, क्योंकि 12 राशियां हैं और एक एक राशि चेंज होती है। अब 12वें स्थान में कौन सी राशि है, उसके मालिक कौन हैं, उसके मालिक की जन्मपत्री में स्थिति क्या है, वो नीच के हैं या उच्च के हैं, तो अनुकूल हैं या विपरीत हैं, ये विचार किया जाएगा जब कुंडली हमारे सामने होगी। और फिर उसका उपाय भी हम बताएंगे। अगर आपके विपरीत है तो आपको उपाय बताया जाएगा, आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपको प्राप्त होगी। पंडित जी, नवम भाव को राज्य कृपा का भी भाव माना जाता है, तो किस ग्रह के योग से व्यक्ति को सरकार की या राज्य की तरफ से कोई सहायता या कोई बड़ा पद मिल सकता है? जी हाँ, जो नवम स्थान है भाग्य का स्थान है, और यहाँ पे अगर शनि मकर राशि के होकर के या कुंभ राशि के, यानी 9वें स्थान में आपके 10 अंक हैं या 11 अंक है, तो ये क्या हो गया, मकर राशि या कुंभ राशि है। और यहाँ के मालिक कौन हुए, फिर शनि हो गए। शनि को इतना मजबूत ग्रह माना जाता है, ये रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। आपका कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन आपके नवम स्थान के जो मालिक हैं उनकी महादशा आरंभ हो गई। और नवमेश कौन है, शनि हैं आपके। तो शनि क्या करेंगे, माला माल कर देंगे, ऐसे ऐसे स्रोत आपके सामने खड़े कर देंगे जिससे आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे।
ऐसे ही कुछ ग्रहों को और इसमें बलशाली माना जाता है, लेकिन उन ग्रहों की कंडीशन क्या है ये देखनी पड़ेगी कुंडली से। हो सकता है कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं लेकिन बृहस्पति कमज़ोर हैं, या चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा को देखिए जब ये दूसरी राशि में होते हैं, यानी कि अगर नवम स्थान में अगर 2 लिखा हुआ है और वहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चंद्रमा 100% उच्च के हो गए। और यहीं पर अगर 8 लिखा हुआ है, 9वें स्थान में 8 अंक हैं और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो 100% वो नीच के हो गए। देखिए कहाँ तो अनुकूल फल देना था और कहाँ यहाँ पे विपरीत फल होगा। इसी तरह से कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली हमारे सामने होगी तभी हम बता पाएंगे नवम स्थान के मालिक आपके अनुकूल हैं या विपरीत हैं। अगर विपरीत हैं तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, वो उपाय आप करेंगे तो वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो नवम स्थान से ये सारी चीज़ें विचार की जाती हैं। पंडित जी, नवम भाव को प्रभु कृपा का भाव भी माना जाता है, तो किन ग्रहों के योग से व्यक्ति को प्रभु कृपा प्राप्त होती है? नवम स्थान में अगर 1 अंक लिखा हुआ है और उसमें सूर्य अगर बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए प्रभु कृपा का योग बन जाता है। यानी कि आप जो भी साधना कर रहे हैं, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से कामयाबी मिलने की गारंटी है। 1 अंक होना नवम स्थान में और उसी में सूर्य का बैठना, क्योंकि सूर्य फिर आपको तेज प्रदान करते हैं। आपको कहाँ पे किस व्यक्ति से कैसे बातें करनी चाहिए वो आपको कला सिखाएंगे। फिर सूर्य आपको विदेशों से आर्थिक लाभ पहुँचाएंगे। सूर्य आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा देंगे जिनसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर आप तीनों दिन आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए नवम स्थान में सूर्य का होना, मेष राशि के सूर्य का होना, ये व्यक्ति के लिए एक चमत्कार से कम नहीं हुआ करता है। पंडित जी, नवम भाव को विष्णु भाव भी कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान विष्णु को सृष्टि का रचयिता माना गया है और पालनकर्ता माना गया है। भगवान विष्णु के प्रति कहा जाता है आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यानी जैसे बारिश होती है, देखते होंगे आप लोग, बारिश का पानी किधर जाता है? जिधर ढलान होता है, जिधर झुकाव होता है उधर बारिश का पानी जाता है और ये पानी इकट्ठा होकर के कहाँ चला जाता है? किसी नदी में मिल जाता है और फिर ये नदी से होते हुए कहाँ मिल जाता है? जाके समुद्र में, सागर में जाकर के समाहित हो जाता है। तो वैसे ही आप किसी भी देवी देवता को प्रणाम करते हैं तो केशवम प्रति गच्छति। शास्त्र क्या कहते हैं? यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। एक वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसमें आप देखेंगे सैकड़ों टहनियाँ होती हैं, उसमें लाखों पत्ते लगे होते हैं, उसमें हजारों फल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एक एक टहनी पे चढ़ के पानी डालोगे या एक एक फल के ऊपर पानी डालोगे या एक एक पत्ते पे जाके पानी डालोगे तभी पत्ता हरा भरा रहेगा, ऐसा नहीं है। यथा तरोर मूल निषेचनेना, आप वृक्ष की जड़ में पानी डाल दो, टहनियों को, फलों को और पत्तों को अपने आप मिल जाएगा। ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर पत्तों पे पानी डालने के लिए चढ़ोगे ना तो पैर फिसल के ज़मीन पे गिर जाओगे, हाथ पैरों टूट जाएंगे। तो इसीलिए ऊपर नहीं चढ़ना है, जड़ में पानी डालना है। ऐसे नवम स्थान को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। नवम स्थान के जो मालिक होते हैं उनका अगर आप जाप करेंगे, उनका अगर आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। और भगवान विष्णु की कृपा का मतलब होता है आपकी वाणी का सिद्ध हो जाना। आप बहुत सोच करके बोलोगे, ऐसा नहीं जो मन में आया सो बोल दिया। तो इसीलिए नवम भाव को विष्णु भगवान का भाव भी कहा जाता है। पंडित जी, क्या यह सत्य है कि पहले भाव के साथ नवम भाव का यदि गहरा संबंध हो तो व्यक्ति का भाग्य और धर्म दोनों अच्छा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि पहले भाव में अगर 9 अंक हैं तो ये स्थान हो गया बृहस्पति का, और नवम स्थान में अगर 7 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है तो यहाँ के मालिक हो गए शुक्र। जीव यानी बृहस्पति को जीव कहा गया है, तो जीव और शुक्र का आपस में संबंध अच्छा माना जाता है। ये फिर दोनों आपस में परस्पर जब मेल खाता है इनका तो ये व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं, क्योंकि प्रथम स्थान हो गया तन का, मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का, हमारी शिक्षा का, हमारी विद्या का।
नवम स्थान को भी उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। नवम स्थान से भी व्यक्ति जो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं ना, वो भी नवम स्थान से विचार किया जाता है। तो प्रथम स्थान से भी शिक्षा के बारे में देखते हैं और नवम स्थान से भी शिक्षा के बारे में देखते हैं। अगर दोनों स्थानों के मालिक परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। परस्पर दोनों के सम हैं, ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, तो फिर मध्यम फल हुआ करता है। यानी व्यक्ति शिक्षा तो अच्छी प्राप्त करेगा लेकिन जिस लेवल तक जाना चाहता था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और अगर अति मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के, दोनों स्थानों के मालिक अगर अति मित्र हैं यानी बहुत अच्छे मित्र हैं, तो व्यक्ति थोड़ा करके ज़्यादा पा लेता है। यानी ऐसे लोग फिर जो है ना भाग्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कारोबार के लिए पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करते हैं। तो देखा आपने, पंडित जी ने ज्योतिष के एक और गूढ़ भाव को आपको सरल शब्दों में बता दिया। अब हम एक और वहम पर बात करेंगे। पंडित जी, नमक का गिरना क्यों अशुभ माना जाता है? नमक का गिरना मतलब कि व्यक्ति का पतन होना, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इसीलिए कभी भी नमक आदि का आप सेवन करते हैं, उसको उठा के इधर उधर रखते हैं, तो उसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। नमक का गिरने का मतलब हो गया व्यक्ति के कर्मों का गिरना, उसका पतन आरंभ हो जाना। और छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, ये चीज़ें जो आप लोगों को बताई जा रही हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और छोटी छोटी गलतियों को अपनी सुधारें, क्योंकि छोटी गलती ही बड़ा रूप लिया करती है। इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों को हम जो बता रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं। हमारे भाव की यात्रा जो है अब अपने अंतिम पड़ावों की तरफ बढ़ चली है। हम 9 भावों पर बात कर चुके हैं और अगले कार्यक्रम में हम कुंडली के 10वें भाव पर बात करेंगे। ऐसा लगता है कि पंडित जी जो हमें जानकारी दे रहे हैं वह कुंडली के प्रत्येक भाव को एक आईने की तरह हमारे सामने पेश कर रही है। आपने अगर अपनी फ्यूचर सेल्फी नहीं बनवाई है तो उसे तत्काल बनवा लें, ताकि पंडित जी की जो बातें हैं वह आपको पूरी तरह से समझ आएं और यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसका समाधान भी करवा सकें। तो पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 22 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन शुक्रवार का विशेष राशि फल। मेष राशि, घर गृहस्थी में खुशी होगी, पुरानी निराशा आशा में बदल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। वृष राशि, कानूनी विवाद सुलझेगा, बहुत समय से परेशान चल रहे थे, मेहनत के चलते सितारा आपका बुलंद होगा, पीले वस्त्र का दान करें। मिथुन राशि, अधिक कार्य व्यस्तता रहेगी, अच्छे लाभ की आशा है, शिव चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, नए व्यक्ति से लाभ उठाने में आप सफल होंगे, माँ की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, मित्र सहयोग से अधूरा काम पूरा होगा और 500 ग्राम साबुत मूंग का दान आपको करने की आवश्यकता है। तुला राशि, साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी, मन खुश रहेगा। आज के दिन दही बल्ले का दान करना आपके हित में होगा। वृश्चिक राशि, मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी, घर परिवार में मंगल उत्सव होगा, साबुत उड़द का दान करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, जमीन जायदाद, वाहन, पशु पक्षी का लेन देन लाभप्रद होगा, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। मकर राशि, कोई नया काम सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है, हनुमान चालीसा का पाठ करके नया कार्य आरंभ करें, सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, कार्य आरंभ करें, सफलता का योग बन रहा है। आज शाम को बालाजी महाराज को सिंदूर चढ़ा करके प्रसाद बांटें। मीन राशि, मामूली विवाद को तूल न दें,
हानि हो सकती है और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय श्री राम।